कल रात से बड़ी खबर आ रही है। मैं लेटेस्ट अपडेट लगातार लोगों को दे रहा हूं अपने एक्स हैंडल पे, टेलीग्राम चैनल पे, वेबसाइट पे। देखिए क्या हुआ कि कल रात को अचानक एक खबर आती है कि हमास सीधे ट्रंप के साथ बातचीत में है। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ट्रंप ने एक तो विटकॉफ हैं जो ट्रंप के मिडिल ईस्ट एनवॉय हैं, जिन्होंने ये सीज फायर करवाया, जिसको लेके जो चला फर्स्ट फेज में और जिसको लेके विवाद है। और नेतन्याहू ने सारी ह्यूमैनिटेरियन एड रोक दी है और एक तरह से सीज फायर के खिलाफ एक कू कर दिया, मतलब कि सीज फायर वो नहीं मानेगा। और जिसके चलते हमास ने भी धमकी दी है कि फिर तो युद्ध होगा, और युद्ध ऐसा होगा अब की बार कि हमास ने एक्सप्लोजिव्स बिछा रखे हैं गाजा बॉर्डर पे। सबको ये बात पता है, और लेकिन नेतन्याहू को ये लग रहा है कि अंदर वो फंसा हुआ है। बहुत सारे रिपोर्ट्स उसके खिलाफ आ रही हैं। अक्टूबर 7 की जो रिपोर्ट आईडीएफ ने फाइल की, फिर शिन बेत ने फाइल की, सबके सब उसके खिलाफ है। उधर अटॉर्नी जनरल जो इजराइल हैं उनसे उनका एक झगड़ा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे झगड़ा चल रहा है। तो ये एक पूरी इजराइल में जो इंटरनल इंप्लोजन हो रहा है, इसके चलते भी जो नेतन्याहू ने कहा कि अब आगे हम सेकेंड फेज सीज फायर का हम नहीं जाएंगे। जबकि वो जो अग्रीमेंट था जो 17 जनवरी को साइन हुआ और जिसमें कतार, इजिप्ट और अमेरिका जिसके गारंटियर थे और जिसमें 3 फेजेस की सीधे बात थी। तो लेकिन हमास का कहना है कि इजराइल ने तो पहले ही फेज इतना वायलेट कर दिया, उसने ह्यूमैनिटेरियन एड लागू ही नहीं की। तो उसको लेके इजराइल ने कहा था ठीक है, तो हम फिर और भी नहीं लागू करेंगे और तुम हमारे बाकी प्रिजनर्स तुम छोड़ो, हम सेकंड फेज में नहीं जाएंगे, क्योंकि सेकंड फेज में परमानेंट सीज फायर की बात है। इजराइल की हार है सीधे सीधे। अब यहां जब ये ड्रामा पूरा एक कन्फ्रंटेशन बना हुआ था, तो अचानक कल रिपोर्ट आती है कि जो ट्रंप के जो मिडिल ईस्ट एनवॉय है विटकॉफ, वो तो एक अलग है। ट्रंप के एक और एनवॉय है एडम बोहलर, वो ट्रंप के एनवॉय फॉर होस्टेजेस है। एडम बोहलर ने एक सेपरेट चैनल से हमास के लीडर्स से संपर्क किया। अब देखिए इसका बैकड्रॉप क्या है। जनवरी में जब सीज फायर हुआ, उस समय हमास के लीडर अबू मरजोक उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप के इस रोल को हम सराहना करते हैं, जो ट्रंप ने मदद की सीज फायर लागू करने में, नेतन्याहू पे प्रेशर डालने में। अच्छा, उस समय भी क्या हो रहा था, उस समय आपको याद होगा जब जनवरी में सीज फायर हुआ, उसके जस्ट पहले ट्रंप ने कहा था कि 20 जनवरी 2025 को मेरा इनॉग्रेशन है एज प्रेसिडेंट, उसके पहले सीज फायर हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो गेट्स ऑफ हेल विल ओपन। उसने कहा था गेट्स ऑफ हेल विल ओपन, नरक के द्वार खुल जाएंगे। अच्छा, उस समय लोगों ने सोचा नरक के द्वार ये गाजा के लिए खुलेंगे, हमास के लिए खुलेंगे, हमास को ये धमकी दे रहा है। और वो उसने इस तरह से कहा भी था कि हमास को वो धमकी दे रहा है, लेकिन वो धमकी दरअसल नेतन्याहू के लिए थी, और ये अब साफ हुआ। देखिए कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है। उसने उस समय एक बात कही, वो लोगों ने सोचा हमास के लिए कही, लेकिन उसने नेतन्याहू के लिए कही। ये कब क्लियर हुआ, जब अभी जेलेंस्की को उसने डांटा, और जेलेंस्की तो उसने कहा कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं हमारे सामने, तुमने हमसे पैसा लिया है, तुमने ये सारी चीजें की हैं, तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी, रशिया के साथ तुम्हें शांति बहाल करनी होगी। और जिसको लेके आप जानते हैं वो एक सेपरेट वो टॉपिक है, उस पर मैं अपने हर वीडियो में, कल रात के भी वीडियो में मैंने आपको बताया था, और अभी भी मैं आपको बता दूं कि उसको लेके जेलेंस्की सरेंडर हुआ बीच में। उसने कहा नहीं, हम रशिया के साथ पीस हम चाहते हैं ट्रंप के नेतृत्व में। उसके बाद फिर जेलेंस्की पलट गया। अब वो उसके पीछे यूरोप का पूरा एक खेल है कि यूरोप और अमेरिका में जो झगड़ा चल रहा है। देखिए दुनिया बहुत अजीब तरह से चल रही है। दुनिया में ये जो सीधे एक संपर्क हमास से ट्रंप ने बनाया, और जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो आज विषय भी है हमारे चैनल का और हमारे वीडियो का, उसमें देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लग रहा है कि अरब देश, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, इस तरह की एंटिटीज इररेलेवेंट होती जा रही है। एक नई दुनिया उभर रही है जिसमें 3-4 मेन फोर्सेस रहेंगी। अमेरिका रहेगा, रशिया रहेगा, चाइना रहेगा, ईरान रहेगा। और वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में एक्चुअली ईरान एक सुपर पावर के रूप में उभरेगा, क्योंकि और कोई है नहीं। टर्की के बारे में है, टर्की का मामला थोड़ा इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, क्योंकि ईरान को लेके चाइना और रशिया में सहमति है, टर्की को लेके सहमति नहीं है, क्योंकि टर्की के जो एम्बिशंस हैं
वो अमेरिका भी उसको लेके बहुत आश्वस्त नहीं है, हालांकि टर्की अमेरिका का एलाई है। तो अमेरिका देखिए एक रीअलाइनमेंट अपनी फोर्सेस का कर रहा है। और इसके बारे में आपको बताएं, जो एक एक्सियोस नाम का एक न्यूज वेबसाइट है और अमेरिका की है वो, उसमें एक इजरायली काम करता है बारक राविट। बारक राविट की रिपोर्ट सबसे पहले कल आई कि अरे अरे ये तो कतार में जो ट्रंप का स्पेशल एनवॉय फॉर होस्टेजेस है, विटकॉफ नहीं, जो स्पेशल एनवॉय फॉर मिडिल ईस्ट है वो नहीं, ट्रंप का जो स्पेशल एनवॉय फॉर होस्टेजेस है एडम बोहलर, उसने डायरेक्टली हमास के लोगों से संपर्क कर लिया। और उसका कॉन्टेक्स्ट यह है कि हमास के पास कम से कम 4 इजरायली अमेरिकन सिटीजन, जो डुअल सिटीजन, जो अमेरिकन सिटीजन भी हैं, उनकी बॉडी है। और एक जो मेरे ख्याल से उसका नाम एडम अलेक्जेंडर है या ऐसी अलेक्जेंडर उसका नाम है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होस्टेज जो अमेरिकन है वो हमास के पास है। और उसकी फैमिली जो है लगातार वो इस चीज को मतलब पेटिशन किए जा रही है अमेरिकन प्रेसिडेंट को। उसने कहा कि ट्रंप से हमको बहुत उम्मीद थी। एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ जो एक नोआ अगमानी, अब नोआ अगमानी कौन है? नोआ अगमानी वो इजरायली होस्टेज है, आईडीएफ की सोल्जर थी, जिसको नवंबर 2023 में हमास ने रिलीज कर दिया था। 7 अक्टूबर को उठाया था, नवंबर 2023 में उसको रिलीज कर दिया था। अब वो अभी यूएन पहुंच गई। यूएन में उसने स्टेटमेंट दिया कि इजरायली हवाई जहाजों से, हम अभी की बात है ये, जो हमास से सीधे जो बातचीत है उसके जस्ट 3 दिन पहले, आज 6 मार्च 2025 है, तो ये समझ लीजिए 3 मार्च 2025 को नोआ अरगमानी ने बाकायदा एड्रेस किया यूएन को। उसने कहा कि हमारे साथ के जो और एक होस्टेज था हमारे साथ, वो मारा गया इजरायली बमबारी में जब हम लोग दोनों हमास की कैप्टिविटी में। अब ये जो देखिए पूरी सिचुएशन है, क्यों उसको यूएन में किसने बुलाया, यूएन में वो बोली, किसने उसको बुलवाया? अच्छा, अब इधर देखिए फिर से हम लोग वापस आते हैं प्रेजेंट पे। नेतन्याहू जो है उसने अड़ियल रुख अपना लिया कि उसे सीज फायर नहीं करना है, सेकेंड फेज में नहीं जाना है। तभी एकदम से ट्रंप ने अपने जो होस्टेज एनवॉय है एडम बोलर, उसको भेजा कि हमारे से सीधे बातचीत करो। अब नेतन्याहू कल रात बौखला गया, इतना बौखलाया हुआ था कि बहुत सारी जो वल्ला वेबसाइट है इजराइल की और भी इस तरह की हैं, वो सब जब उसका मजाक उड़ाने लगी कि तुम तो ट्रंप 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 कर रहे थे, ट्रंप तो जाके अब हमास के साथ मिल गया। और ट्रंप ने देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, ट्रंप को जो लोगों ने सोचा था वो इस्लामोफोबिक है, राइट विंग है, वो सब पहले टर्म में था वो। लेकिन इधर जो अमेरिका के चुनाव हुए जिसमें उसको ये मैसेज मिल गया कि उसको ज्यू वोट तो मिला नहीं है, मुस्लिम वोट मिला है, और उसको पीस, उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, उसको गाजा में अगर पीस स्थापित करनी है। अच्छा, मेरे दिमाग में जो ये बात थी, मैं सबसे पहला कमेंटेटर था जिसने ये प्रिडिक्ट किया था। और कहां प्रिडिक्ट किया? मैंने स्टार मीडिया वर्ल्ड में मैं इसको प्रिडिक्ट किया था, जो कि काजमी साहब का चैनल है। उसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था कि हमास से सीधे ट्रंप बातचीत करेगा। उस समय लोगों को विश्वास नहीं हुआ ये कैसे हो सकता है, ट्रंप कैसे हमास से बात कर सकता है। हमने कहा कि राजनीति की पॉलिटिक्स समझो, जो पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती है। वैचारिक रूप से हमास एक आतंकवादी संगठन है, इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि वो आजादी की लड़ाई लड़ने वाला इस्लामिस्ट संगठन है, वो आईसिस और अलकायदा की तरह नहीं है, सब पूरी दुनिया जानती। फिर भी हमास को जबरदस्ती 1997 में अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद तमाम वेस्टर्न देशों ने भी डिक्लेयर कर दिया, भारत ने नहीं किया। भारत, चाइना, रशिया, ईरान, ये पूरा जो ब्लॉक है इसने नहीं किया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अमेरिका जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर चुका है, अभी उसको हटाया नहीं, उससे वो बात कर रहा है। और ये पूरी की पूरी नेतन्याहू की जो पॉलिसी थी कि ट्रंप उसकी जेब में है, ये बिल्कुल खत्म हो गई। वहां जेलेंस्की को ट्रंप ने डांटा, उसका जो एक पूरा असर है वो नेतन्याहू पे पड़ा। नेतन्याहू को लग गया कि ट्रंप कुछ खेल करेगा, हमको सेकंड फेज में ले जाएगा। उसने तुरंत आनन फानन में ये सारी घोषणाएं कर डाली कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड रोक रहे हैं और हम सेकंड फेज में नहीं जाएंगे। इधर ट्रंप ने हमास से बातचीत शुरू कर दी। अब उसके बाद नेतन्याहू फिर प्रेशर में, फिर देखिए क्या हुआ। फिर कुछ जो होस्टेजेस हैं जिनको हमास ने छोड़ा है, उनको ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया। तो
वो जब उनसे मिले तो ट्रंप ने आज फिर कहा है, आज फिर उसने हमास को एड्रेस किया। देखिए बातचीत भी चल रही है हमास से, लेकिन हमास को उसने कहा है कि तुम सारे जो कैदी हैं उनको छोड़ो वरना फिर से नरक के द्वार खुल जाएंगे। अब ये किसको कह रहा है? वो अभी दोबारा वो हमास को कह रहा है कि वो इजराइल को कह रहा है, क्योंकि उसने यही बात तो जनवरी में कही थी जब सीज फायर हुआ था, तभी उसने कहा था, हमास को ही कहा था, इस तरह से दिखाया था कि हमास को हम कह रहे, नाम उसने नहीं लिया था। तो वो उस समय भी उसने यही बात कही थी और निकला कि इजराइल पे दबाव था। अभी भी वो ये बात कह रहा है प्रिजनर्स को छोड़ो, वो इजराइल पे दबाव है। इजराइल, अच्छा, पूरी डील ये होने जा रही है कि हमास अमेरिकन जो प्रिजनर्स हैं उनको छोड़े और उसके साथ साथ जो अमेरिकन प्रिजनर्स हैं और उसके साथ साथ बाकी प्रिजनर्स को भी छोड़ सकता हमास। ऐसा कुछ नहीं कि हमास बाकी प्रिजनर्स को नहीं छोड़ सकता। बदले में एक लॉन्ग टर्म पीस और ट्रूस और सीज फायर अमेरिका की तरफ से गारंटीड होगा। अब देखिए, अब इस पूरी चीज में एक लंबा खेल चलेगा, दोनों तरफ से आदान प्रदान होगा, सवाल जवाब होगा, बहुत सारे पोजीशन, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएगी। नेतन्याहू इस समय देखिए बुरी तरह से फंसा हुआ है, मैं आपको बता चुका हूं। उसका जो घेरा उसके चारों तरफ है वो कसता जा रहा है। और एहूद बारक वगैरह जो फॉर्मर इजरायली प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि मेगलोमैनियक है ये इसको कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है। हमारी जो सेना है उसको समझे नहीं रहा है, वो है ही नहीं। 80-90 हजार से ज्यादा कहां तक उसको एक्सटेंड करोगे? दोबारा गाजा में लड़ाई हुई तो बहुत लोग मारे जाएंगे और इसके लिए इजराइल अभी तैयार नहीं है। ट्रंप भी ये बात समझ रहा है और ट्रंप शुरू से, मैंने आपको शुरू से बताया था, जब ट्रंप जीता था तब से मैंने आपको बताया था कि ट्रंप नेतन्याहू से चिढ़ता है, क्योंकि ट्रंप को ये लगता है कि ये डील नहीं करता है। देखिए ट्रंप की समस्या, वो मतलब ट्रंप हर उस समस्या क्या, उसकी एक तरह की बेहतर क्वालिटी इसको मानेंगे कि वो जो ये उसको ये लग जाता है कि दूसरा आदमी डील ही नहीं करना चाहता है, कोई समझौते, वो बिजनेसमैन है, डील करता है। वो इधर वो ये भी समझ गया अमेरिका के हित में क्या है। अमेरिका से जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो दो ही देशों ने लिए हैं, यूक्रेन ने लिए हैं $350 बिलियन, इजराइल ने लिया है करीब 100 बिलियन डॉलर, और इजराइल हमेशा लेता रहा है। अच्छा, इजराइल को लेकर अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक और मामला फंसा है। बहुत सारे जो ट्रंप के व्हाइट राइट विंग सपोर्टर्स हैं, व्हाइट्स, वो पूरी तरीके से नेतन्याहू के खिलाफ है, क्योंकि उनको भी लगता है कि इजराइल पैरासाइट है जो अमेरिका को नष्ट कर रहा है और उससे दीमक की तरह अमेरिका को खा रहा है, उससे पैसा ले रहा है, वापस में कुछ नहीं मिल रहा है उसको। और यहां तक की बात आई है कि जो जॉन एफ कैनेडी, जो कि अमेरिका के फेमस प्रेसिडेंट जिनका असैसिनेशन 1963 में हुआ था, उसमें भी इजराइल का हाथ है, ये बात भी आ गई। और ये राइट विंग कमेंटेटर्स कह रहे हैं 9/11 में इजराइल का हाथ है, ये बात भी आ गई, राइट विंग कमेंटेटर्स कह रहे हैं। ये सारी चीजें देखिए क्या इंगित कर रही है। ये बिल्कुल जो ट्रेडिशनल लेफ्ट लिबरल डेमोक्रेट, ये सब इस टाइप के लोग जिनको राजनीति का ABC नहीं पता, आइडियोलॉजी से चलते थे, अभी कह रहे थे ट्रंप पावर में आएगा तो राइट विंग बढ़ जाएगा। ट्रंप ने पूरा एक लेफ्ट एजेंडा ही लागू कर रहा है एक तरह से, और वो पूरा एक दुनिया की, मतलब लेफ्ट क्या, वो एक रियलिस्टिक एजेंडा, दुनिया की रियलिटी है ये। यूरोप के पास अब कुछ रहा नहीं, इजराइल के पास अब कुछ रहा नहीं, भारत के पास कुछ रहा नहीं, तो कौन बचा? ये रशिया बचा, अमेरिका बचा, चाइना बचा, ईरान बचा। उधर और चले जाइए, जापान का भी डिक्लाइन हो गया है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का भी डिक्लाइन हो गया। ये चार, और ट्रंप ये समझ गया, ये समझ रहा है इन चार ताकतों के चारों के इर्द गिर्द मामला घूमेगा, और हमें इन चारों ताकतों को कम से कम, ये जो बाकी तीन है अमेरिका के अलावा, अगर अमेरिका को आगे बढ़ना है तो रशिया, चाइना, ईरान से बना के चलना होगा। इसीलिए ईरान के न्यूक्लियर इशू पे नेतन्याहू का ये कहना है कि ईरान पे बम्बार्डमेंट करो, इसको ट्रंप ने कभी नहीं माना, और इस चीज को लेके ट्रंप हमेशा पीछे हटता रहा है और वो पीछे हटता जाएगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो गाजा में लॉन्ग टर्म पीस कराएगा, और वो नेतन्याहू को भी डांट के कराएगा। और इसमें सबसे लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो आप सबको याद रखनी है कि जो ये हो रहा है, इसमें हमास की वीरता, हमास ने जिस इंटेलिजेंस के साथ ऑपरेशंस अपने किए, जिस तरह से 15 महीने लड़ाई लड़ी, जो कि मैं पैरेलल ट्रैक चला रहा हूं, आपको बता रहा हूं, रोज IDF की रिपोर्ट्स आ रही है, नहाल, ओज, कफ, रजा, 21 जो एरियाज थे, सेटलमेंट्स थे, उसमें हमास ने कैसे हमला किया,
कई सेटलमेंट्स में उसने 3 हमास फाइटर्स ने 37 इजरायली सोल्जर्स से मुकाबला किया घंटों और 17 को मार गिराया। तो ये जो सारी चीजें हैं ये जारी रहेंगी और आज शाम का भी वीडियो यथावत अपने समय 9 सवा 9 पे आएगा। ये जो स्पेशल वीडियो है ये मैं आपके लिए इस पूरे नए डेवलपमेंट को लेके आपको समझाना चाहता था और इस बात को आप लेके जाइए आज के वीडियो से कि हमास एक बड़ी ताकत हो गया। तो मैंने ये जो कहा कि 4 जो ताकतें दुनिया में रह गई हैं, रशिया, अमेरिका, ईरान और चाइना, उसमें जो 5वीं ताकत है कि अरब देशों में किसके साथ कौन बड़ा बनेगा, तो वो पैलेस्टाइन है। पैलेस्टाइन को अमेरिका भी रशिया भी कल्टीवेट करना चाहते हैं एज अ न्यू काइंड ऑफ अ फोर्स, एज अ न्यू काइंड ऑफ अ स्टेट कि पैलेस्टाइन स्टेट बनेगा। तो ये हम लोग इसको इजराइल को भी बैलेंस करेंगे। बाकी अरब स्टेट्स जो कि अब बेकार हो गए, पुराने हो गए, उनकी कोई सुनता नहीं, उनकी जनता उनकी नहीं सुनती। इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इन सब की हालत यही हो गई। तो इसलिए ये जो पूरा एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसको बल्कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं कहेंगे, एंटी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहेंगे, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो बाइडेन साहब बना रहे थे जिसमें अमेरिका और यूरोप और इजराइल की सुप्रीमेसी थी, बाकी कोई था ही नहीं। रशिया, चाइना और ये सब तो बेकार थे। अब वो पूरा पलट गया मामला। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ये हो गया है कि ये जो नए देश हैं उभर रहे हैं जिसमें फिलिस्तीन एक राष्ट्र में उभरेगा, इनका बोलबाला होगा। तो ये देखिए आज की एक ब्रीफ जो हमने आपके सामने एक वीडियो रखा। आज रात को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे खुद हम कहते तो